हेलो गुड मॉर्निंग टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं क्लास 9th और 10th के लिए ये चौथा टेस्ट सीरीज़ है जो भाषा के लिए है, यानी कि लैंग्वेज का ये टेस्ट सीरीज़ है चौथा। तो इस वीडियो में हम लोग टेस्ट सीरीज 4 और 5 दोनों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और इसके पहले 3 टेस्ट सीरीज का वीडियो अपलोड किया गया है, आप चाहें तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो आइए इस चौथे टेस्ट सीरीज का हम पहला देखते हैं, इसमें पहला प्रश्न और शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक शब्द यहाँ पर दिया है एस्पर्स दिया हुआ है। इसको बताना है कि इसमें से इसका एंटोनिम बताना है कि एंटोनिम क्या होगा। और ये शब्द दिया हुआ है, यानी कि एक वर्ड दिया है एस्पर्स, इसका मतलब होता है यानी कि विरल, इसका मतलब होता है यानी कि विरल और सघन जो दो शब्द होते हैं, इसका एस्पर्स का मतलब विरल होता है। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, यानी कि सघन होगा, यानी कि इसके लिए डेंस शब्द सही होता है और डेंस का मतलब सघन होता है। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज हैप्पी, यानी कि हैप्पी का जो नियरली वर्ड इसमें से कौन होगा जो सही मीनिंग उसका देता हो। यानी कि हैप्पी का मतलब हम लोग जानते हैं कि खुश होता है, खुश रहना या खुश, तो इसका सिनोनिम्स बताना है। यानी कि नियरली वर्ड्स का मतलब होता है सेम एज। नियरली वर्ड का मतलब कि इसका जो सिनोनिम्स होगा, यानी कि इसके पर्यायवाची के शब्द में हम और किसको रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो कंटेंट है, कंटेंट का मतलब होता है कि सुख, यानी कि संतुष्ट होना या खुश होना। तो ये हैप्पी के एक तरीके से नियरली जो है कि या हम कह सकते हैं कि इसका सिनोनिम्स हो सकता है। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी कि इसमें से एक ऑप्शन चुनना है जो इस सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करे। ये हमारा तीसरा प्रश्न है, आप देख सकते हैं। तो इसमें देखिए ये शब्द के ये वर्ड, ये सेंटेंस क्या दिया हुआ है, द मेन आर वर्किंग, और यहाँ दिया है कि डियर आर एट होम। अब इसमें से भरना, इसमें से चूज करना है कि कौन सा इसके लिए सही जवाब होगा। तो इसमें से देखिएगा मेन प्लूरल वर्ब है और इसके लिए इसमें से वाइफ्स को चुना जाएगा। यह भी स्पष्ट है कि जब मर्द लोग काम पर बाहर निकलते हैं तो उनकी पत्नियां ही घरों में रहती हैं, ये कॉमन सेंस की भी बात है। तो यहाँ पे वाइफ नहीं होगा, क्योंकि जब यहाँ पे मेन प्लूरल है तो वाइफ का जो ये प्लूरल है तो है वाइफ्स होता है, यानी कि आप जानते हैं कि एफ ई को हटाकर हम उसमें भी एस जोड़ देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, यानी कि इसमें वाइफ्स को हम भरेंगे और इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विच इज़ नॉट अवेलेबल इन बेडरूम। बेडरूम में क्या अवेलेबल नहीं होता है, देख सकते हैं पिलो, यानी कि ये तकिया रहता है। इसके बाद से जो है कि इसमें ये कार जो है सही दिख रहा है कि बेडरूम में कार नहीं हो सकता है, बाकी ये मैट्रेस भी हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ से है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि करेक्टली स्पेल्ड इसमें से कौन है, यानी कि इसमें से जो वर्ड्स लिखे गए हैं। देखिए असेंबली लिखने का प्रयास किया जा रहा है, तो असेंबली को देखना है कि कौन सा जो है कि करेक्ट यहाँ पे लिखा गया है। तो देख लीजिए, यानी कि असेंबली में ये इसका जो ये ऑप्शन बी इसके लिए सही है। यानी कि आप अगर वर्ड पे ध्यान देंगे तो देखिए असेंबली में ASSEMBLY होता है, इस तरीके से ऑप्शन बी राइट आंसर है। और नेक्स्ट है कि ये तो काफ़ी एक तरीके से कहें कि पॉपुलर जो है कि सेंटेंस भी हैं इस तरीके से कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, यानी कि इसमें से पॉलिसी इसका राइट आंसर होगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ से है कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन ही इज एंग्री मी, यहाँ से देना है। तो देख लीजिएगा एंग्री के साथ जो है कि विथ जो है वो प्रीपोजिशन सबसे अच्छा होता है, यानी कि एंग्री विथ मी होता है। इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न होगा कि फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें देना है कि दिस इज अम्ब्रेला, यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है ए एंड ऑन डॉग। इस सेंटेंस को पूरा करना है, यानी कि आपको आर्टिकल चूज करना है कि इसमें से कौन सा आर्टिकल सही होगा। तो आप जानते हैं कि दिस इज एन अम्ब्रेला इसका सही जवाब होगा और ये आर्टिकल है। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न, अब हिंदी के प्रश्न है कि इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा है। देख लीजिए यहाँ से हिंदी के शब्द हैं, तो देखिए इसको जल्दी देखते हैं कि तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा होगा। यानी कि तीक्ष्ण का मतलब होता है तेज और विलोम यानी कि इसका मंद सही जवाब होगा। संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उससे हम क्या कहते हैं, तो उससे जो है कि हम लिंग कहते हैं, यानी कि जिससे स्त्री और पुरुष होने का बोध होता है, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य का पर्यायवाची इसमें से देख लीजिए दिवाकर हैं, आदित्य हैं, ये सभी जो है कि सूर्य के पर्यायवाची हैं, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसके लिए सही जवाब होगा। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं, इसमें से कौन सा अलंकार है ये बताना है। देखिए इसमें यमक अलंकार हैं और जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है तो
लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बाग बाग होने का सही अर्थ होता है यानी कि अति प्रसन्न हो जाना, काफ़ी खुश हो जाना। और नेक्स्ट है यहाँ से कि गुरुजी योग सिखाएंगे, इस वाक्य में किस क्रिया जो है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का, यहाँ से देख सकते हैं कि किस काल का, एक तरीके से हम देख सकते हैं किस काल का बोध करा रही हैं, ये लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं इसमें गुरुजी योग सिखाएंगे यानी कि इसमें सामान्य भविष्य काल का बोध इसमें से इस वाक्य से हो रहा है, यानी कि ऑप्शन इसका बी राइट आंसर है। और सामान्य भविष्य काल में क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से सामान्य रूप से भविष्य में होने वाले अगर कार्यों का पता चलता है तो उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ये बताना है कि इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। आप देख सकते हैं इसमें से जो कोश शब्द हैं ये पुल्लिंग है, जबकि यहाँ से नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है, देख लीजिएगा कि धुआं सा मुँह होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? धुआं सा मुँह होना इस मुहावरे का अर्थ होता है यानी कि लज्जित हो जाना, यानी कि लज्जा आना, ये इसका सही अर्थ होता है। जबकि यहाँ से देख लीजिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से 17वां प्रश्न होगा कि मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, इस वाक्य में वाक्य में कौन सा शब्द करता है? कर्ता शब्द इसमें से कौन सा है? तो क्योंकि इसमें मुझे जो है, चूँकि मुझे ही छोटी बच्ची के लिए कपड़े खरीदने हैं तो कर्ता इसमें मुझे शब्द होगा, जबकि बच्ची ये जो इसमें से संप्रदान कारक इसमें होगा, यानी कि जिसमें के लिए का ये शब्द लगा रहता है वो संप्रदान कारक में होता है। अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अलंकार शब्द जो है उसमें अल उपसर्ग जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि मेरी गोद में बिल्ली है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए में जो शब्द होता है यानी कि में ये अधिकरण के लिए होता है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, यानी कि अधिकरण कारक होगा लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई राइट आंसर होगा इसके लिए। और लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये अगला प्रश्न है। लड़ाकू शब्द में आकू प्रत्यय है, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है। और अर्ध विराम चिन्ह कौन सा? इसमें से अर्ध विराम चिन्हों को पहचानना है तो देखिए ये वाला जो ऑप्शन ए में जो चिन्ह दिया हुआ है यानी कि ये अर्ध विराम चिन्ह होता है, जबकि इसमें ये जो है ये विस्मयादि हैं और ये पूर्ण विराम में आता है। नेक्स्ट है कि मनोदशा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? मनोदशा यानी कि मनः जोड़ दशा इसके लिए सही जवाब होगा। और आप इसमें इसी आधार पे जो है कि मनोहर का कर सकते हैं मनः जोड़ हर, मनोज का कर सकते हैं मनः जोड़ ज, यानी कि इस तरीके से ऑप्शन सी यानी कि बी इसका राइट आंसर है। और ये जो है कि विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? देखिए इसमें जो क्रिया विशेषण है यानी कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का इसमें प्रयोग हुआ है। इस तरीके से सही जवाब ऑप्शन बी है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है, इस वाक्य में धीरे धीरे किस क्रिया का विशेषण है? ये किस प्रकार की क्रिया है? तो इसमें देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। और नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? श्रृंगार का तद्भव रूप कौन सा है? तो श्रृंगार जो है ये शब्द चला है, ये श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप है, यानी कि उसका बदला हुआ रूप है। अब देखिए यहाँ से 25 के बाद से आपको जो एक यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, आप वीडियो को रोक करके आप इसको पढ़ सकते हैं और पैसेज पढ़ने के बाद इस पर जवाब देना है। देख लीजिए ये पैसेज हैं और इसके आधार पर यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, तो इसके आधार पर देखिए इसका हम हर चीज़ का आंसर बता देते हैं। देखिए इसमें 26 में इसका आंसर आपको क्वेश्चन और ऑप्शन को पढ़ते रहिए, इसका ऑप्शन ए सही है। जबकि 27वां जो प्रश्न है यानी कि व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो जाता है? तो देख लीजिए इसमें ऑप्शन सी है, यानी कि व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। मोबाइल फ़ोन जहाँ सुखद है वहीं एक तरीके से क्या है, तो ये दुखद भी है। और 29वां प्रश्न है कि मोबाइल फ़ोन के प्रयोग में सावधानी बरतने से क्या होगा? तो इसमें देखिए कि लाभ हो सकता है। और नेक्स्ट यहाँ से है कि गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? जो ये पैसे दिया हुआ है इसका चूँकि मोबाइल फ़ोन के विषय में दिया हुआ है तो मोबाइल फ़ोन इसके लिए उचित शीर्षक हो सकता है। अब यहाँ से देखिए ये अब इसके बाद से 5वां टेस्ट सीरीज यहाँ से शुरू होता है और उसे भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। और इसका पहला ये प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर, अंग्रेजी का ये पहला प्रश्न है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है। ये यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि ए प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट, यहाँ पे पिग्स रखे जाते हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है कि इसको
यानी कि स्टाई कहा जाता है। हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, आप बताएंगे। स्टाई यानी कि सुअर बड़ा उसे कहते हैं। और जबकि ये जो कैनल होता है ये कुत्ता का घर होता है, और जो स्टेबल होता है ये घोड़े गाय यहाँ रहते हैं उनके कहा जाता है। नेक्स्ट है कि फ्रॉम ए वर्ड बाई एडिंग एंस एज सफिक्स, उसमें से बताना है कि इसमें से क्या हो सकता है। इसमें सफिक्स के तौर पे यहाँ पे इसको ऑप्शन में से चूज करना है। तो इसमें देखिए अगर हम इसको जोड़ दें, यानी कि ऑप्शन बी में जो दिया है एक्सेप्ट को जोड़ दें तो ये हो जाएगा, ये एक्सेप्ट बनेगा, यानी कि इसको हम यहाँ से एक्सेप्टेंस बन सकता है और ये इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी। और नेक्स्ट यहाँ से है कि द मदर ऑफ ग्रैंड फादर इज, द ग्रैंड फादर की जो मदर होती है उसे क्या कह सकते हैं। तो द मदर ऑफ ग्रैंड फादर इज ग्रेट ग्रैंड मदर उसे कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए, ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है। और नेक्स्ट है कि फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड अर्ली इन द सेंटेंस गिवन बिलो, इसमें से पार्ट्स ऑफ स्पीच चूज करना है। द अर्ली वर्ड कैचेज द वर्ब, इसमें से ये पार्ट ऑफ स्पीच इसमें से क्या है, अर्ली शब्द इसमें से क्या है। तो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे ये अर्ली जो शब्द है ये नाउन जो है वर्ड को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, यानी कि ये नाउन को क्वालिफाई करने का काम जो है कि एडजेक्टिव करता है। इस तरीके से अर्ली यहाँ पे क्या है, तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फॉर्म ए न्यू वर्ड बाई एडिंग सफिक्स एंस, यहाँ भी एंस जोड़ने के लिए कह रहा है कि सफिक्स में लगाएंगे तो यहाँ से कौन सा शब्द बनेगा। तो देखिए इसमें आपको देख लेना है कि यहाँ से ए एन जो सी दिया है, यानी कि एंस कहाँ लगा हुआ है किसमें। तो देख लीजिए यहाँ पे दो ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन सही सूटेबल वर्ड जो है कि इसके लिए एक्सेप्टेंस होगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन, यानी कि यहाँ पे देखिए छठा में एक सेंटेंस दिया हुआ है, ही इज सिटिंग, और यहाँ पे एक प्रीपोजिशन चूज करना है, ए ट्री, यानी कि वह बैठा है। तो ट्री यहाँ ट्री यानी कि पेड़ के नीचे ही तो बैठेगा, यानी कि अंडर, यानी कि ही इज सिटिंग अंडर ए ट्री इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है कि फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यहाँ से बताना है कि सबसे यहाँ जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड करने की सबसे यानी कि करेक्ट कौन सा वर्ड लिखा गया है। तो इसमें देखिए सही स्पेलिंग जो दिख रहा है इस ऑप्शन को देखने के बाद से, यानी कि इसमें जो है इसमें सही जवाब यहाँ से लग रहा है, यानी कि देखिए एम्ब्रेसमेंट ये सही लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए इसके लिए सही जवाब होगा। और इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ से आठवां इसका प्रश्न होगा कि एक आठवां प्रश्न है यू नीड टू द सेमिनार, यहाँ पे अब इसमें से देखिए कुछ वर्ब दिए हुए हैं कि इसमें से चूज करना है कि इसमें से कौन सा इसके लिए सूटेबल होगा। तो यू नीड टू, देखिए यहाँ पे सेमिनार की बात है, तो सेमिनार में जो है कि सेमिनार को यानी कि मीटिंग को अटेंड किया जाता है, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, यानी कि यू नीड टू अटेंड द सेमिनार, यानी कि तुम्हें उस सेमिनार में शामिल होने की ज़रूरत है। इस तरीके से अब इसका अगला प्रश्न जो है कि ये हिंदी के हैं, यानी कि वाक जोड़मय का संधि पद क्या होगा, वांग्मय इसके लिए सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। और ये व्यंजन संधि हैं। अस्त्रीकरण का विलोम शब्द क्या होता है, इसका विलोम शब्द जो है कि अशस्त्रीकरण होना चाहिए, इसका विलोम अस्त्रीकरण का विलोम क्या होगा। तो इसका सही जवाब है कि ये निशस्त्रीकरण इसके लिए सही जवाब होगा, यानी कि सही जवाब ऑप्शन ए है। और अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, इस वाक्य में अच्छे जो है कि किस प्रकार का विशेषण है, इसलिए अच्छे जो है यानी कि इसमें गुणवाचक विशेषण है, यानी कि यहाँ पे ये गुण को बतलाया जा रहा है। मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, इसमें बताना है। और इसका ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है, यानी कि जो ये ड होता है ये मूर्धन्य अल्प घोष व्यंजन का एक तरीके से उदाहरण है। और जब जिह्वा की उल्टी हुई नोक का निचला भाग जो है कि मूर्धा से स्पर्श करता है, तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न जो ध्वनि होती है वो मूर्धन्य व्यंजन के लिए वो उत्तरदायी होती हैं। और अल्प प्राण व्यंजन के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती हैं। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही हैं। तो ये भी देखिए अभी पिछले प्रश्न में मिला हुआ था, सामान्य भविष्य काल ही इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मथुरा किस राज्य में है, यह किस प्रकार का वाक्य है, ये जो है कि किस प्रकार का वाक्य है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है, यानी कि यह प्रश्नवाचक होगा। और नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द हनुमान का पर्यायवाची नहीं है, हनुमान का पर्यायवाची इसमें से कौन नहीं है। देख लीजिए आग्नेय जो है ये हनुमान का पर्यायवाची नहीं है, जबकि महावीर और हरीश ये मारुति, पवनसुत ये मारुति नंदन ये सभी जो हैं कि हनुमान के पर्यायवाची शब्द हैं। अतियुक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है,
अगर इसका आप संधि विच्छेद करेंगे यानी कि अति जो युक्ति होता है यानी कि अति शब्द इसके लिए उपसर्ग का काम करेगा। और नेक्स्ट है कि कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो इसमें देखिए परिणाम वाचक ये जो है कि क्रिया विशेषण है, और इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। राष्ट्रीय शब्द में यानी कि इसमें ई प्रत्यय है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। अल्प का विलोम क्या होगा। अल्प का मतलब कम होता है और इसका विलोम क्या होगा, अति यानी कि ज़्यादा होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अर्श पर होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। अर्श पर होना इस मुहावरे का अर्थ होता है यानी कि अपने को बहुत बड़ा समझना। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए है, यानी कि अपने को बहुत बड़ा समझना। और नेक्स्ट है कि जिन पंक्ति या जिन पंक्तियों से एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि इसके लिए जो ये छेकानुप्रास अलंकार वहाँ पे होता है। और नेक्स्ट है कि हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है। यहाँ पे देखिए यानी कि किसी को बुलाया जा रहा है रक्षा करने के लिए, यानी कि यहाँ पे संबोधन सही जवाब होगा, संबोधन कारक। और नेक्स्ट है कि जो जाना ना गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा। सही शब्द क्या है, जो जिसे जाना नहीं गया हो, यानी कि अज्ञात होता है वो, जिसे जाना नहीं जाता है। और नेक्स्ट है कि क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है क्रिया के संबंध में, तो देख लीजिए इसमें ऑप्शन सी जो है, यानी कि क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। और नेक्स्ट यहाँ से है कि देखिए जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद कौन सा है। जितेंद्रिय जो शब्द हैं इसका सही जो शब्द संधि विच्छेद हो यानी कि जीत जो इंद्रिय होगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। और इसके बाद से फिर वहीं आपके पास एक पैसेज है और इस पैसेज को पढ़ करके इसका जवाब देना है। आप पैसेज को वीडियो रोक करके आप पढ़ सकते हैं और इसमें प्रश्नों का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना पड़ेगा। और इस पर देखिए आधारित प्रश्न है कि कविता का मर्मज्ञ तथा रसिक कौन हो सकता है। इसके लिए सही जवाब ऑप्शन ए है, जो कविता के मर्म को समझता हो और उसके रस में डूब जाता है। अच्छा गुरु अपने शिष्य में देखता है, क्या देखता है, तो ये जो है कि भक्ति और श्रद्धा को देखता है, यानी कि सही जवाब ऑप्शन सी है। 28वां प्रश्न है कि पुष्प का सौंदर्य किस में है। पुष्प का सौंदर्य जो है वो देखने वालों की दृष्टि में ही होता है कि वो किस दृष्टि से उसे देख रहा है। जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है उस सबका श्रेय मेरे उन्हीं गुरु का है। कथन में कौन सा भाव प्रकट होता है। इसमें देख लीजिए, इसमें जो है कि ये गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव प्रकट हो रहा है। और इस तरीके से इसका आखिरी प्रश्न है कि पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द क्या होगा। पथ यानी कि उसका उचित समानार्थी शब्द क्या हो सकता है, तो पथ को हम मार्ग भी कहते हैं, यानी कि इस तरीके से इसका सही जवाब ए है। और तो ये हमारा चौथा और पांचवा टेस्ट सीरीज था लैंग्वेज के लिए और क्लास 9-10 के लिए है।